जो टॉपिक मैंने कल आपको पढ़ाए थे और मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें जो अब हमारी पेंडिंग है इस पूरे कोर्स के अंदर, वो है आपका ओपन स्टैक का वीएम से लॉन्च करना। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने ये तीन टॉपिक्स आपको बोले थे कि जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये था कि ओपन स्टैक वीएम लॉन्चिंग, ओपन स्टैक वीएम लॉन्चिंग को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, और ओपन स्टैक का इंटरनल कॉल फ्लो, ये चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे और फ्रेमवर्क और डिप्लॉयमेंट की ओपन स्टैक कैसे डिप्लॉय होता है, ये सब चीजें कवर करेंगे। तो इसके साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओपन स्टैक पे वीएम बनाई कैसे जाती है। तो देखो, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि आपको ओपन स्टैक के ऊपर वीएम चलानी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ओपन स्टैक के ऊपर वीएम लॉन्च करना है। तो आपको किसी ने एक्सेस दिया और बोला कि इसके ऊपर जाओ, ये ओपन स्टैक है और इस पे वीएम लॉन्च करके दिखाओ। तो आप क्या करते हो? तो देखो, ओपन स्टैक को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो इंटरफेस फ्रंट एंड होता है, या वो सर्विस ओपन स्टैक की जिससे आप बात करते हो, इसको हम बोलते हैं होराइजन। ठीक है, जिसको हम डैशबोर्ड बुई भी बोलते हैं, डैशबोर्ड बुई। ओपन स्टैक के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी शुरू में जब ओपन स्टैक पढ़ा था, कि ओपन स्टैक की जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो पाइथन में है। पूरा का पूरा प्रोग्राम पाइथन में है। जो इसकी वेब सर्विसेज है वो रस्ट में बनी हुई है, रेस्ट एपीआई। ठीक है, जिसको बेसिकली आप GUI कहते हो। कुछ कॉमन पॉइंट्स ऑफ, और इसमें मोस्टली सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही यूज किए गए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ओपन स्टैक जो है वो जावा यूज करेगा, और जावा पता चला कि आप ओरेकल जावा है जो कि एक लाइसेंस प्रोडक्ट है, तो ओपन सोर्स का फिर वो पर्पस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जितने भी सॉफ्टवेयर इंटरनली यूज करते हैं, अगर कॉल करते हैं किसी और सॉफ्टवेयर को, तो वो हमेशा ओपन सोर्स ही होते हैं। तो ये जो होराइजन होता है, ठीक है, होराइजन जो सर्विस होती है ओपन स्टैक की, जिससे सबसे पहले किसी का भी इंटरेक्शन होता है। इससे इंटरेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है CLI और दूसरा होता है GUI। ठीक है, तो ओपन स्टैक से अगर आपको बात करनी है तो आपको होराइजन से इंटरेक्ट करना पड़ता है, होराइजन सर्विस से। अब यहाँ क्या होता है कि आपने कनेक्शन बनाया ओपन स्टैक के साथ, तो एक कॉल फ्लो भी दिखा देता हूँ साथ में। कॉल फ्लो क्या होता है कि होराइजन कंपोनेंट सबसे पहले पिक्चर में आता है, तो इसको हम बोलेंगे होराइजन। होराइजन इसके अंदर आपका होता है, इसके अंदर होता है रेस्ट एपीआई सर्वर। रेस्ट एपीआई सर्वर, इस रेस्ट एपीआई सर्वर को दो तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, GUI मेथड से एंड CLI मेथड से। ठीक है, दोनों ही मेथड से जब आप बात करते हो, फर्क क्या होता है? देखो, ये समझता है जेसोन, इसकी जो भाषा है वो है जेसोन। तो आपको अगर रेस्ट होराइजन से बात करनी है तो आप क्या करोगे, जेसन में आपको फाइल देनी पड़ेगी। तो GUI में क्या होता है कि इंटरफेस ग्राफिकल होता है, वहां पे आप क्लिक करते हो बैकएंड में ऑटोमेटिकली जेसन जाती रहती है। CLI में क्या होता है कि जो भी आपका टूल होगा, जहां पे भी आप CLI रन कर रहे हो, जिस भी इंटरफेस से, उस इंटरफेस को आपको इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि वो टूल जो है वो आपका जेसोन फाइल जनरेट कर सके। ठीक है, तो जेसोन फाइल बना सके आपकी हर रिक्वेस्ट के लिए। तो आप कोई भी कमांड चलाओगे, आप जो भी इंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से दोगे, उसको वो जेसोन में कन्वर्ट करे। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जनरली यहाँ पे आपका ओपन स्टैक का टूल आता है, जो मैंने पहले बताया था, याद करो। मैंने आपको बताया था ओपन स्टैक टूल। इस ओपन स्टैक टूल में क्या होता है कि ये जो ओपन स्टैक का टूल होता है, ये कन्वर्जन करता है। ये बेसिकली कहीं भी इंस्टॉल हो सकता है। एक छोटा सा पाइथन बेस्ड टूल होता है, पाइथन बेस्ड। इसको आप किसी भी जगह इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप इसको रिमोटली भी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब किसी दूर सर्वर पे भी, और आप इसे लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हो। लोकली मतलब कि आप इसको अपने क्लाउड के जो आपका ओपन स्टैक का सेटअप है उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट ओपन स्टैक का जो टूल है वो इंस्टॉल होता ही होता है जब आप कोई भी ओपन स्टैक का प्लेटफॉर्म बनाते हो। रिमोटली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये क्या करता है कि इस तरफ जो है आप कमांड देते हो,
ठीक है। ये होता है आपका मैन मशीन लैंग्वेज एमएमएल में। आप अपने हिसाब से कमांड लिखोगे, जैसे लेट से आप बोलोगे ओपन स्टैक, ठीक है, सर्वर लिस्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इसका हो गया सर्विस का नाम, ये तो कॉमन हो गया, और ये होता है ऑपरेशन। तो ये क्या करता है, आपने कमांड फायर किया, बैकएंड में ये सर्वर से कनेक्ट करेगा। तो जब ये बैकएंड में सर्वर से कनेक्ट करेगा, तो ये क्या करता है, ये जेसॉन फाइल भेजता है सर्वर को। तो ये कैसे होता है कम्युनिकेशन, इसके लिए हम थोड़ा सा एरो डायग्राम ऐसे बना लेते हैं कि दिस इज योर रेस्ट एपीआई सर्वर। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्ट एपीआई सर्वर, जिसको कि आप डैशबोर्ड बोलते हो या होराइजन लिखते हैं, हम होराइजन लिखते हैं, होराइजन। यहाँ पे होता है आपका ओपन स्टैक टूल। ओपन स्टैक टूल, ये मैं आपको सीएलआई मेथड बता रहा हूँ इंटरेक्ट करने का। इधर क्या करता हूँ, यूजर जो होता है, यहाँ पे यूजर है, तो यूजर क्या करता है, कमांड फायर करता है। यूजर कमांड देगा ओपन स्टैक, ठीक है। इसके बाद ये लिखेगा सर्विस का नाम, जैसे कि लिखेगा सर्वर, और फिर आगे लिख देगा लिस्ट, मतलब ऑपरेशन। तो यहाँ इसने लिखा सर्विस का नाम और ऑपरेशन की क्या करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, सेट करना है, लिस्ट करना है। ये फिर क्या करता है कि ये कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ, ये इसको जेसॉन फाइल भेजता है, जेसॉन फाइल। इस जेसॉन फाइल के बेसिस पर फिर ये आगे इंटरनल कॉल करता है, ठीक है। इंटरनल अब ये जाएगा जहां भी इसको जाना है, जिस भी सर्विस से इंटरेक्ट करना है वो जाएगा, और वहां से फिर ये आपको वापस एक रिस्पॉन्स देगा। ये अगेन जेसॉन में ही रिस्पॉन्स आएगा। तो अब ये जो आपका जो टूल है, ये अब आपको आउटपुट देगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा सर्वर स्टेटस, ये सर्वर लिस्ट, बेसिकली सर्वर लिस्ट। तो आप जो आउटपुट देखते हो ओपन स्टैक कमांड चला के, एक्चुअली बैकएंड में वो कुछ और आउटपुट आता है पीछे से, वो फॉर्मेट होके, क्योंकि ये जो टूल है ये फॉर्मेटिंग कर रहा है, ये बेसिकली कन्वर्जन कर रहा है, कन्वर्जन इसमें, नॉर्मल टू जेसॉन। अब आपको अगर ये चीज नहीं पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली जो रेस्ट एपीआई सर्वर है, जब एक चीज तो क्लियर है, ओपन स्टैक से अगर बात करना है तो आपको जो रेस्ट एपीआई सर्वर है इससे ही बात करना पड़ेगा। और ये जो रेस्ट एपीआई सर्वर है होराइजन सर्विस का पार्ट है, होराइजन सर्विस का। तो आपको इंटरेक्ट करना है तो आप यहाँ पे अपना एक क्लाइंट बनाओ, बेसिकली जो कि एक जेसॉन क्लाइंट होगा, और आप सारी रिक्वेस्ट जो है वो जेसॉन में सेंड करो, और वो आपको जेसॉन में ही रिस्पॉन्ड बैक करेगा। इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी वापस जेसॉन में होगा। अब आपको यहाँ पे इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना टूल को ही बना रखा है, जो टूल खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है। तो उस केस में आपको ओपन स्टैक कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टूल की, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। ये एक तरीका होता है। GUI मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई सर्वर है, सेम रेस्ट एपीआई सर्वर, आप इसका क्या कहते हैं, GUI कनेक्ट करते हो, ग्राफिकली कनेक्ट करते हो, GUI मेथड, ठीक है। अब ये जो GUI मेथड होता है, देखो GUI मेथड बहुत इजी होता है, किसी के लिए भी आसान होता है। विजुअलाइजेशन होता है, वहां जाना होता है, क्लिक करना होता है जिस भी सेक्शन पे, वहां से वो फिर वो बैकएंड में अपने रिस्पेक्टिव सर्विसेज को वो कॉल करता रहता है। तो ये इंटरनली अपना कॉल करता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताए कि आप कैसे कर सकते हो इंटरेक्ट। एक ये बताया मैंने आपको, ठीक है, जिसमें ओपन स्टैक टूल इंस्टॉल कर सकते हो आप रिमोटली, और वो आपके रेस्ट एपीआई सर्वर से बात करेगा। सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको टूल नहीं चाहिए, आप अपने अपने क्लाइंट को या अपने टूल को इस लेवल का बनाओ कि वो जेसॉन में डायरेक्टली डील कर सके। क्यों? क्योंकि ओपन स्टैक का जो होराइजन है वो हमेशा जेसॉन में ही बात करता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको ही अडॉप्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। और तीसरा होता है गुई मेथड। अब गुई मेथड में देखो क्या होता है कि गुई मेथड इज समथिंग जहाँ पे कोई ह्यूमन जो है वो गुई को ओपन करता है, गुई को ओपन करके वहां से वो इन क्लिक 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 करेगा जो भी रेस्पेक्टिव ऑपरेशन करने होंगे। लेकिन जब सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है, वहां पे आपको ये गुई वाला मेथड जो है वो नहीं चलता है। सर्वर टू सर्वर में ये गुई मेथड नहीं चलता, ये गुई मेथड यहाँ नहीं चलेगा। ये तब चलता है जब आपको कुछ इंडिविजुअली कमांड चलानी होती है। तो यहाँ पे जनरली जब आप इंडिविजुअली इंडिविजुअली
तो यहाँ पे आप जब इंडिविजुअली कमांड चलाते हो, ठीक है, और ये ह्यूमन इंटरफेस होता है, बेसिकली ह्यूमन इंटरफेस जो हम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है, जहाँ पे हम विजुअलाइज करते हैं और विजुअलाइज करके हम क्लिक 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 करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं। तो ये मेथड जो है वो इंडिविजुअल या सिंगल, मान लो मैंने बोला कि एक वीएम इंस्टॉल करनी है, तो आपने GUI कनेक्ट किया और वहां जाके आपने वीएम को डिप्लॉय किया, लेकिन मैंने आपको बोला 100 वीएम डिप्लॉय करनी है, तो 100 वीएम अगर आप डिप्लॉय करोगे GUI के मेथड से तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट वीएम जब तक नहीं कंप्लीट करोगे आप सेकंड वीएम नहीं बना सकते, सेकंड वीएम से थर्ड वीएम। हाँ, आप नंबर ऑफ वीएम्स को रेप्लिका बना सकते हो कि 50 रेप्लिका, 100 रेप्लिका, 10 रेप्लिका, लेकिन तब जब वो सारी वीएम्स एक ही कंडीशन के अंदर आती हो। अगर आपकी वीएम्स अलग अलग कंडीशंस की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीएम्स है, तो डेफिनेटली आप GUI मेथड से काम नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है वो इधर वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा भी होता है, मैं बताऊंगा वो क्या होता है। देखो, जब अगर मशीन टू मशीन इंटरेक्ट कराते हैं तो हम ओपन स्टैक टूल यूज करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये वाला जो मेथड सेकंड वाला मैंने आपको बताया, इसमें आपको अपने एंड पे जेसन क्लाइंट डेवलप करना पड़ेगा, और उस जेसन क्लाइंट से आप जेसन टू जेसन बात करोगे, लेकिन आप उसको प्रोसेस समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जेसन फाइल होगी, जेसन फाइल को पढ़ना इजी नहीं होता है, वो हर एक इंटरेक्शन जो है वो जेसन फाइल के ऊपर होगा। तो ये मेथड ऐसा है जिसमें ओपन स्टैक ने खुद से मेहनत करके एक टूल बना रखा है, और वो टूल ज्यादा इजी है किसी के लिए भी समझना, तो ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफर किया जाता है। एक तो ये ओपन स्टैक वाला। दूसरा जो मेथड होता है, अभी देखो मैं कॉल फ्लो पे नहीं आया हूँ, मैं भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ ओपन स्टैक से इंटरेक्ट करने के तरीके। ओपन स्टैक से इंटरेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, दो सर्विसेज है बेसिकली। एक है आपकी होराइजन, ठीक है। होराइजन में आपके पास क्या होता है? CLI GUI, ठीक है। यहाँ से आप CLI में आप ओपन स्टैक टूल लेते हो, ओपन स्टैक टूल को आप इंटीग्रेट करते हो। ओपन स्टैक, इसको बेसिकली ओपन स्टैक क्लाइंट कहा जाता है, इसका नाम है ओपन स्टैक क्लाइंट। ये पाइथन बेस्ड टूल है। GUI में आप क्या करते हो? सीधे URL कॉल करते हो और लॉगिन करते हो और आप अपना एक्टिविटी करते हो। जब आपको ऑटोमेट करना होता है, ऑटोमेट का मतलब होता है जहां पे आप ह्यूमन इंटरेक्शन को नल करते हो, नो ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब आप एक ऐसा काम करना चाहते हो जहां पे आप खुद कभी कुछ ना करो और ऑटोमेटिकली वो काम हो जाए, मतलब कि मशीन टू मशीन, M2M, ठीक है, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन। अब इस केस में क्या होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस ओपन स्टैक से मैं एक थर्ड पार्टी टूल को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, जिसको कि मैं मैनेजर बोलता हूँ, लाइफ साइकिल मैनेजर। और वो इस ओपन स्टैक से बात करे और जो भी उसको डिप्लॉय करना है वो डायरेक्टली डिप्लॉय कर ले। मतलब मैं लॉगिन नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उस मैनेजर पे जाऊंगा, वहां जाके मैं कमांड फायर करूंगा, उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा बेसिकली कि मुझे एक VNF बनाना है, एक VM डिप्लॉय करनी है, और वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली VM को डिप्लॉय कर देगा ओपन स्टैक से इंटरेक्ट करके, वो कनेक्टेड होगा। तो इसमें ये होता है आपका हीट। अब हीट जो सर्विस होती है वो बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ऑर्केस्ट्रेशन एक वर्ड है जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली देखो, देखने में बहुत हैवी वर्ड है, बट इसका मतलब बहुत इजी होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक थर्ड पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी मशीन है, ठीक है, या सर्वर है, जो कि रिमोटली है, ओपन स्टैक से बाहर है, रिमोट पे है, और ये आपके पूरे के पूरे जो VNF है, ठीक है, बेसिकली बोलूंगा वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन, जो कि टेलीकॉम में यूज किया जाता है, VNF, ठीक है, VNF वो वर्ड बोलते हैं। आपको अगर लेमन में समझना है तो बेसिकली वर्चुअल मशीन, इसमें डिफरेंस है, बट अभी के लिए ये समझो वर्चुअल मशीन। तो इस वर्चुअल मशीन की जो एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट होती है, एंड टू एंड, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट का मतलब है जितनी भी इसमें चीजें लगती हैं, ठीक है, VM को बनाने के बाद पोस्ट VM एक्शंस, या एक सेट से ज्यादा सेट ऑफ VMs हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट कराना, कम्युनिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, जो भी सारे काम, वो सब कुछ ये VNF यहाँ से थर्ड पार्टी करता है, इसको हम बोलते हैं मैनेजर, ठीक है। ये होता है बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजर। और टेलीकॉम में इसको एक वर्ड दिया गया है, VNFM, मतलब VNF मैनेजर, VNFM बोलते हैं इसको, जो कि मैं आपको इसी मानो फ्रेमवर्क के अंदर बताऊंगा कि VNFM क्या होता है। तो ये जो थर्ड पार्टी मैनेजर होता है, जिस जो लाइफ साइकिल मैनेजर कहा जाता है,
टेलीकॉम में इसको वीएनएफएम बोलते हैं। ये करता क्या है, ये ओपन स्टैक से बात करता है और सारी जो आपकी डिप्लॉयमेंट होती है उसको वो ऑटोमेटिकली करता है, जिसमें आपको ओपन स्टैक के ऊपर कनेक्शन नहीं बनाने की जरूरत होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो सर्वर है ये खुद ही इंटीग्रेटेड है, ये कनेक्टेड है आपके ओपन स्टैक के साथ, और ये यहीं से अपनी इंस्ट्रक्शंस फायर करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टैक बनाता है यहाँ पे। अब स्टैक आप समझते हो क्या होता है कि इस सर्वर के बीच में और ओपन स्टैक के बीच में एक स्टैक बन जाएगा, उस स्टैक के ऊपर ये कमांड फायर करेगा। ठीक है, उस कमांड को फायर करने के लिए इसका एक फॉर्मेट होता है जिसको कि हम बोलते हैं हीट टेम्पलेट। हीट टेम्पलेट, ये जो हीट टेम्पलेट है ये ओपन स्टैक कॉम्पेटेबल फॉर्मेट है। ओपन स्टैक कॉम्पेटेबल टेम्पलेट, जिसमें आप अपने जो वीएनएफ होता है उसकी पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन का मतलब कि इसमें आप, अगर आप इसी के फ्रेमवर्क में जाओगे तो इसको टॉस्का बोलते हैं। ठीक है, वीएनएफ डिस्क्रिप्टर, कि मुझे जो वीएनएफ चलाना है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। लेट्स से कि कितने वीएम बनेंगे। ठीक है, इसको हम वीएनएफसी बोलते हैं। फिर इसमें कितने इंटरफेस लगेंगे, कौन कौन सा इंटरफेस लगेगा, एक हाई लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ। इंटरफेस लगेगा, क्या कहते हैं, कितने इसमें क्या कहते हैं वॉल्यूम्स अटैच होंगे आपके। ठीक है, वॉल्यूम कौन कौन सा अटैच करोगे आप। और ये मैं एंड टू एंड परस्पेक्टिव बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीएनएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक वीएनएफ को बनाने में क्या क्या चीजें, कैसे कैसे स्टेप्स। तो जो भी डेफिनेशन होती है वो सब कुछ जो है आप यहाँ पे, और इसका अपना एक फॉर्मेट होता है। इसका बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसको कि हम बोलते हैं हीट टेम्पलेट। इसको हम बोलते हैं हीट टेम्पलेट। ये ओपन स्टैक का एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, और आपको इसी फॉर्मेट में ये रिक्वेस्ट, जो थर्ड पार्टी मैनेजर है ये रिक्वेस्ट को सबमिट करता है हीट को, हीट सर्विस को। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कौन कर रहा है, हीट। फिर ये इंटरनली क्या करता है, ये इंटरनली जो है वो आपके एपीआई सर्वर से बात करता है। एपीआई सर्वर, ये होराइजन इज योर एपीआई सर्वर, ये मैंने आपको बताया था। होराइजन जो है वो एपीआई सर्वर है। फ्रंट एंड कम्युनिकेशन सब कुछ जो है ओपन स्टैक में वो होराइजन करता है। तो ये जो हीट है इंटरनली क्या करेगा, ये होराइजन से बात करेगा, और फिर ये आपका जो है वो वीएम डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ना तो आप सीएलआई मेथड ले रहे हो, ना तो आप जीयूआई मेथड ले रहे हो, और यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कनेक्टेड नहीं है। ना तो मैंने कोई सीएलआई कनेक्शन बनाया, ना तो मैंने जीयूआई कनेक्शन बनाया। हीट ने इंटरनली होराइजन को कॉल किया, और जितने भी पैरामीटर्स थे, जो भी वीएम डिप्लॉयमेंट का एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को उसने फॉलो किया, और फॉलो करके उसने पूरा का पूरा वीएनएफ बना दिया। और इस वीएनएफ को कंट्रोल कौन कर रहा है, एक बाहर बैठा हुआ थर्ड पार्टी मशीन, जिसको कि हम बोलते हैं वीएनएफ मैनेजर। तो ये इंटरेक्शन के तरीके हैं ओपन स्टैक से इंटरेक्ट करने के। तो ये चीज आपको समझ में आई, तो यहाँ पे मैं फोर्थ मेथड लिख देता हूँ इसके लिए। इसमें किसी को डाउट है कोई, ये फोर्थ मेथड में देखो यही यूज होता है, चाहे टेलीकॉम हो या कोई भी हो। जनरली आज की डेट में एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए एक एक्सटर्नल मैनेजर होता है, जो बेसिकली उसमें पूरा का पूरा फ्रेमवर्क फिट कर दिया जाता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टेराफॉर्म। टेराफॉर्म, टेराफॉर्म क्या होता है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, अब ओपन स्टैक कैसे काम करता है, ओपन स्टैक में क्या क्या कमांड सपोर्टेड है, वीएम बनाने के लिए क्या कमांड चलानी होती है, फ्लेवर क्रिएट करने के लिए क्या कमांड चलानी होती है, इमेज को अपलोड करने के लिए क्या कमांड, सब कुछ, मतलब ऑल लॉजिक। ये क्या ओपन है ही, सबको पता है कि क्या क्या लॉजिक होता है। ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है ये इस थर्ड पार्टी मैनेजर के पास होता है प्रेजेंट। तो ये जो थर्ड पार्टी मैनेजर होता है ना वो इंटेलिजेंट होता है। वो सिर्फ ओपन स्टैक को ही नहीं, वो और भी चीजों को अपने लॉजिक में रख सकता है। तो अब अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं समझाने के लिए, बट उससे पहले आप लोग ये समझ गए जो मैंने बताना चाहा कि थर्ड पार्टी मैनेजर का क्या रोल है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं है। नहीं है? ठीक है, तो जस्ट एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर आपको इंटरेक्ट करना है ओपन स्टैक के साथ तो आप या तो गुई के मेथड से करते हो या आप सीएलआई के मेथड से करते हो। जब आप सीएलआई के मेथड से करते हो तो आप ओपन स्टैक टूल से लॉगिन करते हो, ओपन स्टैक टूल चलाते हो। ठीक है, ये बैकएंड में आपके एपीआई सर्वर से बात करता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली एपीआई सर्वर से बात नहीं कर सकते हो। एपीआई सर्वर से बात करने के लिए जेसोन आनी चाहिए। ठीक है, जेसोन एक फाइल फॉर्मेट होता है,
और आपको पता है कि जेसन फाइल फॉर्मेट को हर एक कमांड के लिए हर एक स्टेप पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपको ये टूल की हेल्प पड़ लगती है। या फिर आप क्या करते हो, गुई से कनेक्ट करते हो। गुई में क्या होता है कि जब आप गुई में कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली गुई को कनेक्ट करते हो और वहां पे आप क्लिक क्लिक करके अपने सारे एक्शंस कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो क्या क्या करना है। जब आप इस डिप्लॉयमेंट को, अब मैंने बताया कि ओपन स्टैक के पास दो सर्विसेज हैं, होराइजन एंड हीट। होराइजन इंडिविजुअली अगर आपको कनेक्ट करना हो, देखो एपीआई सर्वर होराइजन के पास होता है, सीएलआई से कर सकते हो, जीयूआई से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे आप बल्क में कोई काम नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सिंगल सिंगल एक्टिविटी करते हो। आप एक ही वीएम बना सकते हो एक बार में, जब तक आपकी एक वीएम पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाएगी आप दूसरी वीएम नहीं बना सकते। मतलब कि जो बैच मोड होता है ना, बैच मोड, बैच मोड समझ रहे हो, बैच मतलब बल्क मोड, कि मुझे अगर एक से ज्यादा चीजें एक साथ करनी पैरेलली, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हो, एक हीट सर्विस होती है ओपन स्टैक की, जो एक्सटर्नल किसी भी थर्ड पार्टी मैनेजर से कनेक्ट कर सकता है, किसी भी थर्ड पार्टी मैनेजर। और ये थर्ड पार्टी मैनेजर जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, इसके पास टेराफॉर्म फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, टेराफॉर्म फ्रेमवर्क, जिसके अंदर इसको पता है कि ओपन स्टैक कैसे काम करता है। तो इसको पता है कि ओपन स्टैक कैसे काम करेगा, तो इसके पास पूरा लॉजिक प्रेजेंट है। इसको ये भी पता होता है कि एडब्ल्यूएस कैसे लॉजिक काम करता है। अब ऐसा नहीं कि पहले से प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप अपना प्रोडक्ट लिख सकते हो, आप ओपन स्टैक के लिए बना सकते हो अपना वीएनएफ मैनेजर टेराफॉर्म फ्रेमवर्क के ऊपर। आप उसमें ओपन स्टैक के लॉजिक डाल सकते हो, एडब्ल्यूएस के लॉजिक डाल सकते हो, आप इसके अंदर क्या कहते हैं वीएमवेयर का डाल सकते हो। तो आप डिपेंडिंग कि आप किस किस को कॉम्पेटेबल बनाना चाहते हो। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो यस आई कैन टेक नेम, मैं नाम ले सकता हूँ, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। नोकिया में सीबैम होता है, ठीक है, क्लाउड बैंड एप्लीकेशन मैनेजर, ये बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजर होता है। ये क्या करता है कि इसके पास फ्रेमवर्क है, इसके फ्रेमवर्क में ओपन स्टैक भी है, इसके फ्रेमवर्क में मोस्टली बहुत सारे वेंडर सपोर्टेड जितने भी प्रोवाइडर्स हैं सबके लिए सपोर्ट होता है। ये क्या करता है कि यहाँ से ये कनेक्ट करेगा ओपन स्टैक को, और ओपन स्टैक को कनेक्ट करने के लिए इसको पता है कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, और उसके बाद ये आपका स्टैक के थ्रू जो है उसको रिक्वेस्ट फायर करता है। हाँ, इसके लिए आपको हीट टेम्पलेट फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट टू नोट कि आपको जब ओपन स्टैक को रिक्वेस्ट देनी होती है तो आपको ये टेम्पलेट फॉलो करना पड़ता है, और ये टेम्पलेट आपको मिल जाता है ओपन स्टैक के अंदर भी, कि कैसे मुझे वीएम के लिए क्या क्या पैरामीटर्स को फिल करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इंटरनली, अब देखो हीट जो होता है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके वीएम लॉन्च कर सके, वो इंटरनली होराइजन को कॉल करेगा, बट ये फ्लो आपको नहीं दिखेगा, ये इंटरनल है, ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा, पर ये इंटरनल चलता है, होराइजन को कॉल करके फिर ये आपका वीएम लॉन्च करेगा। इस पॉइंट में मैंने आपको बताया कि ये जो एप्लीकेशन मैनेजर है इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैनेजर अगर आप देखो तो सिटिंग आउटसाइड, ठीक है, वीएनएफ मैनेजर। अब देखो मैं इसीलिए इसको ना वीएनएफ मैनेजर लिखता हूँ। अगर मुझे लिखना होता ना तो वीएनएफएम में लिखता। अब मैं वीएनएफएम में लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे यार वीएनएफएम क्या होता है। तो वीएनएफ मैनेजर इज कॉल्ड वीएनएफएम, और ये आउटसाइड है, और ये है आपका ओपन स्टैक, ठीक है, ये है आपका ओपन स्टैक। अब इस ओपन स्टैक के दो इंटरफेस हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक है आपका होराइजन और दूसरा है आपका हीट। तो ये क्या करता है, वीएनएफ मैनेजर हीट से बात करता है, इस इंटरफेस पे बात करता है, इसको हम बेसिकली स्टैक बोलते हैं, ठीक है। इस स्टैक के थ्रू ये इसको कमांड देगा, फिर ये हीट क्या करता है, होराइजन को कॉल करता है। आपको नहीं पता चलेगा बट ये इंटरनली ये इसको कॉल करेगा, और फिर आपके जितनी भी सर्विसेज होती है, अब ओपन स्टैक की सर्विसेज देखो, नोवा भी होती है, और सबका रोल हम देखते हैं, ठीक है, सेंडर भी है, ग्लैंस है, नाम लिखने पे आ गया तो फिर टाइम बहुत लगेगा, तो सभी सर्विसेज होती है। और नीचे एक चीज याद रखना कि ये एक सॉफ्टवेयर का लेयर है, ओपन स्टैक एक बेसिकली सॉफ्टवेयर का लेयर है। नीचे क्या होता है, नीचे होता है आपका फिजिकल डेटा सेंटर, मतलब कि यहाँ पे होता है बेयर मेटल सर्वर, बेयर मेटल सर्वर, ठीक है। तो इन बेयर मेटल सर्वर्स पे मैं अभी यहाँ फिलहाल ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये फिजिकल हार्डवेयर जो होता है, फिजिकल सर्वर, इन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर आप ओपन स्टैक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ आपको बताया, जिससे आप बात करते हो। लेकिन इस वीएनएफ मैनेजर को आप देख रहे हो, ये बाहर है, ये ओपन स्टैक के अंदर नहीं है, ये ओपन स्टैक से बहुत दूर है, इसका ओपन स्टैक एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
ये हो सकता है कि कहीं बाहर, देखो डिप्लॉय आप कहीं भी कर सकते हो, इसको आप ओपन स्टैक के ऊपर एज ए वीएम भी बना सकते हो। अब ऐसा नहीं कि ये डिप्लॉय ओपन स्टैक के ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये जो डिवाइस है ये बाहर है नेटवर्क से, इससे बाहर है, और ये एक इंटरफेस के थ्रू जिसको कि हम बोलते हैं हीट, इस इंटरफेस के थ्रू ये क्या करता है, ओपन स्टैक को कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये फिर क्या करता है, ये इंटरनली आपके होराइजन से बात करता है, और होराइजन फिर क्या करता है, अब होराइजन के पास एक बार कॉल फ्लो आ गया ना, तो देखो होराइजन को पता है कि उसका कॉल फ्लो क्या है, उसको पता है कि किससे बात करना है। फिर होराइजन इज योर फ्रंट एंड, होराइजन इज योर फ्रंट एंड, बस एक बार होराइजन को दे दिया, अब वो अपने आप उसको पता है कि ओपन स्टैक इन्वायरमेंट में आप डायरेक्टली, अब देखो आप किसी भी केसेस में नोवा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, सेंडर से नहीं कर सकते, ग्लैन से नहीं कर सकते, किसी भी कंपोनेंट से आप बाहर से बात नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट आप या तो होराइजन से बात कर सकते हो या आप हीट से बात कर सकते हो। हीट से अगर आप बात करते हो तो वीएनएफ मैनेजर के थ्रू करते हो, आप डायरेक्टली नहीं करते। हाँ, अगर आपको इंडिविजुअली कनेक्शन बनाना है तो आप होराइजन के थ्रू कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन अगेन होराइजन के थ्रू आप जो भी काम करोगे वो सिंगल इंडिविजुअल टास्क होता है, उसमें आप बल्क में प्रोविजनिंग नहीं कर सकते, बल्क में वीएम नहीं बना सकते, बैच नहीं चला सकते, वो आपको करना पड़ेगा इसके थ्रू। और वीएनएफ मैनेजर का एडवांटेज क्या होता है कि ये आपके वीएम जो वीएनएफ होता है उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब ये है कि जो आपकी वीएम है, जो वीएम्स हैं, वो वीएम डिप्लॉय मतलब इंस्टेंशिएट से लेके टर्मिनेट, वो जो इंस्टेंशिएट मतलब बॉर्न, और यहाँ पे डेड, यहाँ तक के बीच की जितनी भी लाइफ साइकिल होती है कि कब उसको ऑन करना है कब उसको ऑफ करना है, सब कुछ ये जो है ये वीएनएफ मैनेजर कंट्रोल करता है। तो अब आपके लिए आसान हो गया, आपको बार बार ओपन स्टैक पे लॉगिन करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करते हो, आप वीएनएफ मैनेजर के थ्रू ही सारे काम करते हो, अपने एप्लीकेशन को मैनेज करते हो, तो ये आपके एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मैनेजर। ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजर, इसलिए नोकिया ने इसको नाम दिया हुआ सी बैम, मतलब क्लाउड बैंड एप्लीकेशन मैनेजर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं कॉल फ्लो के ऊपर। ठीक है, अब कॉल फ्लो, अब देखो कि कैसे वीएम लॉन्च होता है, तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ओपन स्टैक में वीएम लॉन्च कैसे की जाती है। ओपन स्टैक में अगर आपको वीएम लॉन्च करना है, ठीक है, सबसे पहली बात आएगी कम्युनिकेशन, कि आप कैसे इंटरेक्ट करोगे। इंटरेक्ट, अब आपको वीएम बनानी है, एक लॉन्च करना है, तो कैसे करोगे, तो आपको मैंने बताया दो तरीके हैं, CLI GUI। ठीक है, दोनों तरीके में से आप कोई भी सिलेक्ट करते हो कि आपको कैसे मतलब वीएम को लॉन्च करना है। अब होगा क्या, पहली बात ये कि वीएम लॉन्च करने के प्री रिक्विजिट होते हैं। ठीक है, वीएम लॉन्चिंग प्री रिक्विजिट, अब कोई बोले कि मुझे वीएम लॉन्च करना है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको जो इमेज होती है, वीएम इमेज, ठीक है, वीएम इमेज जैसे कि फॉर्मेट होता है क्यू काउ टू, ठीक है, वीएम डीके, ISO, और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं सपोर्टेड। ये जो इमेज होती है ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड, अपलोड टू ग्लैंस। देखो मैंने आपको हर एक सर्विस का हाई लेवल पे बताया था क्या रोल होता है, जब मैंने आपको ये चीज बताया था, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फिर से याद आ जाए। देखो ग्लैंस क्या होता है, इमेज रेपो, मतलब कि रेपोजिटरी, ठीक है, शॉर्ट में रेपो बोलते हैं, रेपोजिटरी, इमेज की रेपोजिटरी। ठीक है, होराइजन क्या है, होराइजन इज योर गुई, ये हाँ। ठीक है, टू इंटरेक्ट। उसके बाद होता है आपका कीस्टोन, कीस्टोन क्या करता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब कि ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, किसको क्या रिसोर्स देना है, ये इस चीज का डिसीजन लेता है कीस्टोन। फिर होता है आपका नोवा,
नोवा होता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूट। कंप्यूट मतलब वीएम यहाँ पे चलता है, ठीक है, ये मैनेज करता है वीएम को। इसके बाद आपकी जो सर्विस होती है और इम्पोर्टेंट सर्विसेज ओपन स्टैक में, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करता है? नेटवर्किंग। आपके वीएम की जो नेटवर्किंग होती है उनको ये कंट्रोल करता है। वीएम्स नेटवर्क जिसमें आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों कवर होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर उसके बाद आपका होता है सेंडर। स्टोरेज। ये होता है आपका ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज। फिर होता है स्विफ्ट। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज। और उसके बाद होता है आपका मनीला। मनीला होता है आपका फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज ब्लॉक स्टोरेज जो वर्ड है, मैंने इसके आगे सर्विस लिख रहा हूँ। सर्विस। अब जब मैं सर्विस वर्ड लिखता हूँ तो आप ये समझ जाना कि मैं फिजिकल हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सर्विस की जगह सर्वर लिख देता तो ब्लॉक स्टोरेज सर्वर, एक ऐसा सर्वर जो ब्लॉक स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस की जगह सर्वर लिखता तो मैं सर्वर की बात करता, लेकिन मैं यहाँ पे सर्विस की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं डायरेक्टली उसके ऊपर चलने वाली सर्विस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि ओपन स्टैक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टोरेज सर्विस है वो ओपन स्टैक का अपना प्रोजेक्ट नहीं है। ओपन स्टैक ने क्या किया हुआ, ये ओपन स्टैक हो गया, ये हो गया ओपन स्टैक। ओपन स्टैक ने कहा कि मुझे जो स्टोरेज चाहिए उसके लिए अगर मैं सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, तो हम सॉफ्टवेयर क्यों लिखें जब ऑलरेडी मार्केट में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, और उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम है सेफ। तो ये हो गया आपका CEPH, सेफ स्टोरेज। सेफ स्टोरेज सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ओपन स्टैक है सॉफ्टवेयर, वैसे ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, जो फिजिकल हार्डवेयर है ना, इधर दूसरे कलर में डाल देता हूँ, जो ये फिजिकल हार्डवेयर है जिसको हम फिजिकल स्टोरेज बोलते हैं, ये इसको कनेक्ट करता है, ये सॉफ्टवेयर इसके ऊपर इंस्टॉल होता है और ये एक्सटर्नल क्लाइंट को सर्विस देता है, ठीक है। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे स्टोरेज की सर्विस मिल गई। ओपन स्टैक जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है कि ये जो फिजिकल हार्डवेयर थे मेरे, ठीक है, जो फिजिकल हार्डवेयर थे, अगेन मैं इसको पिंक में कर देता हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट फिजिकल, ये फिजिकल में है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो फिजिकल सर्वर होते हैं, फिजिकल सर्वर और ये फिजिकल स्टोरेज, इसके ऊपर जब आप ये सॉफ्टवेयर डालते हो तो ये आपको कंप्यूट की सर्विस देता है, करेक्ट। ऐसे ही एक तीसरा केस मैंने आपको बताया था एसडीएन का। एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ये क्या करता है कि जो फिजिकल आपके जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग के, ये इनको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं, सॉरी, तो ये क्या करता है कि जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस कौन से, स्विच, राउटर, फायरवॉल, तो इन चीजों को ये क्या करता है, ये एसडीएन की हेल्प से आप, तो आप एसडीएन की हेल्प से इसको कनेक्ट कर सकते हो। सेफ की हेल्प से आप स्टोरेज लेके आ सकते हो, स्टोरेज, यहाँ से आप नेटवर्क, और इससे आप लाते हो कंप्यूट। तो जो हम चार रिसोर्सेज की हमेशा से डिस्कशन करते हैं ना, चार रिसोर्सेज, जिसमें मैं सीपीयू, रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज, मैं जब ये चार चीजें बोलता हूँ ना कि चार चीजें होती हैं, तो ये चार चीजें आप कहाँ से अचीव कर सकते हो इन दोनों के लिए आप ओपन स्टैक ले सकते हो, इसके लिए आप एसडीएन ले सकते हो, और इसके लिए आप सेफ ले सकते हो। और इस कॉम्बिनेशन से आपका एक सॉफ्टवेयर डेटा सेंटर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हो, सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटा सेंटर। और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटा सेंटर कहाँ बना हुआ है, एक्चुअल हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्चुअल हार्डवेयर में ऐसे दिखा सकता हूँ मैं। देखो, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल स्टोरेज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्चुअल नेटवर्क, और ये हो जाएगा आपका एक्चुअल सर्वर। तो ये जो तीन लेयर हैं, आप याद करो डे वन मैंने बताया था कि ये तीन तरीके की टेक्नोलॉजी होती है: सर्वर टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आज की डेट में अब आप देखो कि क्लाउड में आने के बाद से ये तीनों जो अलग अलग डोमेन होते थे एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे ये तीनों आइसोलेटेड होते थे। आइसोलेटेड मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन आप जब टेक्नोलॉजी पढ़ते थे तो आप या तो स्टोरेज पढ़ पाते थे, या आप सर्वर में काम करते थे, या आप नेटवर्क में काम करते थे, क्योंकि बहुत एक बड़ा एरिया होता था, तो बहुत मुश्किल होता था किसी एक के लिए सारी चीजें कर पाना। लेकिन आज की डेट में देखो, इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद से, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर ने, ये देखो, इसने यहाँ से लिया, इस एसडीएन ने यहाँ से लिया, ठीक है, और इस सेफ ने यहाँ से लिया। तो इन तीनों के ऊपर जब आप ये तीनों टाइप के सॉफ्टवेयर का आपने इंस्टॉल किया, तो ये बन गया आपका एक डेटा सेंटर। ये आपका डीसी तैयार हो गया, वर्चुअल डेटा सेंटर। इस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने सर्विसेज लिस्ट डाउन की है, ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज है ओपन स्टैक की, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, सिंडर, स्विफ्ट, मनीला, ये बेसिकली एक सर्विस है, बट जो पीछे से जो सर्विस आती है, अब ये जो ब्लॉक स्टोरेज है, ये कहाँ से आएगा? ये ब्लॉक स्टोरेज आप सेफ के थ्रू एक्सटर्नल ला सकते हो, एक्सटर्नल, ठीक है। इसको भी आप सेफ के थ्रू एक्सटर्नल ला सकते हो, ठीक है। इसको भी आप ला सकते हो, इसके लिए आप सेफ यूज कर सकते हो, आप इसके लिए एनी अदर भी यूज कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं, सेफ तो मैंने फ्री सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, ओपन सोर्स से। यहाँ पे आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे VMware स्टोरेज भी ले सकते हो। अगर आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेना है, तो आप यहाँ पे VMware स्टोरेज सोल्यूशन ले सकते हो, स्टोरेज सोल्यूशन, जो कि सीधा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कॉम्बिनेशन, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको सेफ नहीं चाहिए, तो आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो। तो दैट मीन्स कि ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे जो तीन कंपोनेंट्स हैं, ये यूजुअली बाहर से इंटरेक्ट करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से। जैसे आपका ये होराइजन और ग्लैंस था, सॉरी, होराइजन और जो क्या कहते हैं, हीट था, वो हीट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, हीट, ये बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन करता है, ऑर्केस्ट्रेशन, और ये हीट टेम्पलेट के थ्रू होता है। तो जो हीट था, ये वाला, मैंने बताया था आपको कि ये हीट बाहर की दुनिया से बात करता है, बेसिकली VNF मैनेजर से। फिर मैंने बताया था कि होराइजन जो है वो बाहर से बात करता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सेंडर है, ये भी आप बाहर से बात करा सकते हो, बट ये स्पेशली सिर्फ स्टोरेज के लिए होता है, ब्लॉक स्टोरेज के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए आप स्विफ्ट को बाहर बाहर के सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप मनीला को कर सकते हो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ग्लैंस को भी कनेक्ट कर सकते हो इमेज की रेपोजिटरी को सेव करने के लिए, क्योंकि जो इमेज की रेपोजिटरी होती है वो भी बहुत बड़े साइज की होती है। तो वो भी आप यहाँ पे एक्सटर्नली सेफ से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसका बैकएंड दे सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बैकएंड डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकएंड डिफाइन, बैकएंड डिफाइन, ये पीछे से कहाँ से सर्विस लेगा। सिमिलरली इसमें भी आप बैकएंड डिफाइन करते हो, यहाँ भी, इसमें भी बैकएंड करते हो, और आप यहाँ भी बैकएंड करते हो, सब जगह आप बैकएंड डिफाइन करते हो। ये बैकएंड डिफाइन करते हो, इनमें तो क्या, ये तो फ्रंट एंड है, ये तो आपको पता ही है कि ये फ्रंट एंड कम्युनिकेटर है। ये तो VNF मैनेजर से जाता है, VNF मैनेजर से बात करता है, VNF मैनेजर। ये यूजर से बात करता है, यूजर्स से, ठीक है। ग्लैंस जो होता है वो इमेज को स्टोर करता है, तो वो बैकएंड पे सेव कर सकता है जाके। कीस्टोन एक ऐसा कंपोनेंट है जो बाहर लोगों से बात नहीं करता, लेकिन ये ओपन स्टैक की पूरी सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। मतलब अगर कोई कनेक्ट कर रहा है, तो किस अकाउंट को क्या परमिशन है, या इंटरनली किस रिसोर्स को क्या परमिशन दी जाए, वो सब कुछ ये कीस्टोन कंट्रोल करता है। नोवा मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही कोर कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि पूरा का पूरा हाइपरवाइजर मैनेज करता है। मतलब कि जो आप VM होता है, ठीक है, इसके जो हाइपरवाइजर होता है, क्योंकि आपको पता ही है VM हाइपरवाइजर पे चलता है, तो इसको सारा कंट्रोल जो है वो नोवा करता है। और न्यूट्रॉन आपका नेटवर्किंग होता है। अब देखो, नेटवर्किंग में मैंने आपको बताया कि अगेन देर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क इन ओपन स्टैक। वन इज सेल्फ मैनेज, सेल्फ मैनेज नेटवर्क, और दूसरा होता है एक्सटर्नल SDN। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो इन दोनों में फर्क ये होता है कि आप ये बोलते हो कि
ओपन स्टैक नेटवर्किंग के लिए क्या करता है? ओपन स्टैक देखो नेटवर्किंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है नेटवर्क, ठीक है, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क नहीं है, लेट्स से आप एसडीएन यूज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप सेल्फ मैनेज एक नेटवर्क बना सकते हो। सेल्फ मैनेज नेटवर्क में क्या होता है कि ओपन स्टैक जो है वो खुद आपको फंक्शन देगा वर्चुअल राउटर बनाने का, वर्चुअल राउटर, वर्चुअल गेटवे। मतलब ये कि यहाँ पे आप वर्चुअल राउटर, बेसिकली आप राउटर डिफाइन कर सकते हो। मेन मुद्दे की बात क्या है कि आप अपना एक वर्चुअल राउटर बना सकते हो। उस वर्चुअल जो यहाँ पे, और अगर आप एक्सटर्नल लेते हो एसडीएन, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये आपका नेटवर्क है, चाहे वीलैन हो गया, ठीक है, चाहे राउटर हो गया, ये सब कुछ आउटसाइड होगा, आउटसाइड ओपन स्टैक। ठीक है। अब होता है ये कि ओपन स्टैक का जो एसडीएन है ना, जो मतलब जो ओपन स्टैक का जो नेटवर्किंग है, वो इतना मतलब इफेक्टिव या कहो कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है जो कि आपके एक्सटर्नल एसडीएन्स होते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको एसडीएन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ठीक है, सिस्को का अपना मिलेगा जो नेटवर्किंग चैंपियंस है। ठीक है, नोकिया का भी अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि नोआज कहते हैं। ठीक है, तो नोआज होता है जो इंस्टॉल्ड होता है सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर स्विचेस राउटर्स के ऊपर। सिस्को वाले का भी सॉफ्टवेयर मुझे नाम याद नहीं है। ऐसे ही मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो लोग जनरली क्या है, एक्सटर्नल नेटवर्क को प्रेफर करते हैं, एक्सटर्नल एसडीएन को। तो इस केस में आप क्या करते हो कि अपना जो न्यूट्रॉन होता है, इसको आप अगेन इसी सेम मॉडल में, जैसे कि हमने बाकियों की बात करी थी, इसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो बैकएंड से। मतलब ये कि यहाँ पे ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ पास करेगा ट्रैफिक को, ये अपनी तरफ से कोई भी राउटिंग नहीं करेगा। ठीक है, सब कुछ जो है वो एक्सटर्नली कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से आप सर्विसेज देख पा रहे हो ओपन स्टैक की। और देखो ये सबसे कोर सर्विस है, इतना बता दो, जो नोवा है, देखो नोवा सबसे कोर सर्विस होती है। क्यों? क्योंकि नोवा से ही आपका वीएम लॉन्च होता है। ये सब तो देखो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कोर कंपोनेंट है ओपन स्टैक का या कंप्यूट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोवा। तो ये आप समझ गए ये सारे कंपोनेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको वीएम लॉन्च करना है तो आपको क्या क्या चाहिए। वीएम लॉन्च करना है तो पहले आपको इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फ्लेवर क्रिएट करना पड़ता है। फ्लेवर क्रिएट। अब फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर होता है बेसिकली जो वीएम बूट करेगा। ठीक है, वीएम बूट और रीबूट। तो बूट और रीबूट के टाइम पे उसको जो सीपीयू चाहिए, जो रैम चाहिए, जो डिस्क चाहिए। ठीक है, तीन बड़े पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं, बट फॉर नाउ इन तीन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। क्या? सीपीयू, रैम और डिस्क। इन तीन चीजों की क्या वैल्यू होगी जब आपकी वीएम ऑन होगी, तो कितना सीपीयू, कितना रैम, कितना डिस्क आएगा, ये आपका फ्लेवर डिफाइन करता है। तो बेसिकली ये टेम्पलेट होता है। ये आप क्या करते हो, बूट टेम्पलेट होता है कि मैं रिबूट करूंगा या बूट करूंगा तो मेरे वीएम को कितना सीपीयू रैम मिलेगा, वो उस टेम्पलेट को पढ़ेगा जो आप वीएम के साथ अटैच करोगे। ठीक है। तीसरी चीज जो आप करते हो इसके बाद, आप क्या करते हो, यहाँ पे आप डिफाइन करते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऑप्शनल और सारे स्टेप्स मैं कवर करूंगा। इमेज आपने क्रिएट कर लिया, फ्लेवर आपने क्रिएट कर लिया, फिर यहाँ पे आप करते हो सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या चीज होती है? सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली फायरवॉल होता है। फायरवॉल जो कि आपका इनकमिंग और आउटगोइंग को कंट्रोल करता है। एक चीज याद रखना, टेक्निकली जो होता है इनकमिंग ट्रैफिक को हम इनग्रेस बोलते हैं। तो आई से आई मिला लेना। और जो कोई आउटगोइंग ट्रैफिक होता है, या एग्जिट बोलोगे, और ये किसके एंगल से? फ्रॉम वीएम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीएम में जो आता है ट्रैफिक, ठीक है, इनकमिंग पैकेट, उसको हम बोलते हैं इनग्रेस, इनग्रेस ट्रैफिक, मतलब इनकमिंग। और जो वीएम से बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं ईग्रेस, ईग्रेस ट्रैफिक। तो यहाँ से आपका ईग्रेस ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। इसके अंदर होता है आईपी, ठीक है, पोर्ट, प्रोटोकॉल, और एक चीज और होती है, वो होता है ईथरनेट टाइप, ईथरनेट टाइप।
ईथरनेट टाइप का मतलब होता है कि IPv4 और IPv6, IPv4, IPv6। तो आप मान लो कि डिफाइन करोगे यहाँ पे, एक चीज याद रखना कि क्लाउड के अंदर इन बाय डिफॉल्ट जो होता है इनकमिंग ब्लॉक होता है, मतलब कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है बाय डिफॉल्ट। आउटगोइंग भले ही अलाउ रखी जाती है, फिर आप ये इसको मॉडिफाई भी करते हो, ऐसा नहीं कि आप सिक्योरिटी ग्रुप जो पड़ा हुआ है उसी को उठाओगे। यहाँ पे आप अपनी ओन ओन सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करते हो, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, क्या रूल्स चाहिए, वो रूल्स आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। एक डिफॉल्ट पड़ा होता है, एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप पड़ा होता है, जो लोगों को नहीं समझ में आता है वो ये ले लेते हैं। बट अगर आप डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लेते हो तो बी रेडी की हो सकता है आपके वीएम का कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ लिखा होगा रूल्स, जो इसमें रूल्स लिखे होंगे, वही रूल्स जो है वो वीएम पे अप्लाई होंगे। तो आपको अपना रूल लिखना पड़ता है, सेट ऑफ रूल, जिसको कि हम सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया मेनली क्या चीज होती है, आईपी, पोर्ट, प्रोटोकॉल और ईथरनेट टाइप। ईथरनेट टाइप क्यों? क्योंकि आजकल IPv6 भी हर जगह यूज हो रहा है, तो आप IPv4 और V6 के रूल्स अलग अलग डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप रूल्स डिफाइन करते हो, रूल्स डिफाइन कि क्या आप अलाउ करना चाहते हो। ये हो गया। फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे एक चीज होती है सर्वर ग्रुप। सर्वर ग्रुप क्या होता है कि लेट से आपके सेम टाइप की दो वीएम है, ठीक है, एक ही वीएम की दो कॉपी है। तो यहाँ पे बेसिकली एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं एफिनिटी, ठीक है, और एंटी एफिनिटी। एंटी एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है अटैचमेंट, और इसका मतलब होता है डी अटैचमेंट। मतलब थोड़ा वैसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, समझ लेना। अटैचमेंट डी अटैचमेंट का मतलब क्या है कि मान लो कि आपका एक फिजिकल सर्वर है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो फिजिकल सर्वर है, ठीक है, ये जो सर्वर है, दिस इज सर्वर 1, और ये है आपका सर्वर 2। तो जब आपकी वीएम लॉन्च होगी तो ये तो आप जानते ही हो कि यहाँ पे हाइपरवाइजर, इस पे हाइपरवाइजर चल रहा है, ठीक है, इस पे भी हाइपरवाइजर चल रहा है, ओपन स्टैक ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ एक वीएम लॉन्च होगी। अब ये जो 1 लॉन्च हो गया, अब वीएम 2 लॉन्च होगा। और अगर वीएम 1 और वीएम 2 सेम ग्रुप में है, जिस ग्रुप का नाम हमने सर्वर ग्रुप SG1 लिख दिया, SG1 ग्रुप को अगर मैंने पॉलिसी पकड़ा दिया, क्या? एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो सेकंड वीएम है वो भी सेम सर्वर पे लॉन्च होगा। मतलब ये एफिनिटी मतलब आपस में अट्रैक्शन। तो अगर दो वीएम सेम ग्रुप में है तो उन दोनों को एक जगह रखा जाए। जैसे हम ग्रुप बनाते हैं ना कि दो दोस्त हैं तो एक ग्रुप में रहेंगे, तो ऐसे ही एक हार्डवेयर के ऊपर दोनों वीएम्स चलेंगी। दोनों मतलब जितने भी वीएम्स उस ग्रुप के अंदर होंगे। एक होता है एंटी एफिनिटी, दुश्मनी। तो एंटी एफिनिटी में क्या होगा कि उस ग्रुप में जितनी भी वीएम्स होंगी वो मेक श्योर किया जाएगा कि वो सेम हार्डवेयर के ऊपर ना चले। तो अगर ये पहली वीएम यहाँ लॉन्च हो गई तो अब दूसरी वीएम यहाँ लॉन्च नहीं होगी, वो किसी और हार्डवेयर पे लॉन्च होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। बहुत सारे लोग सेग्रीगेशन करना चाहते हैं, कहीं चाहते हैं कि सेम तरीके की वीएम एक जगह रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि अलग हो। रिडंडेंसी के लिए लोग करते हैं कि मान लो अगर दोनों वीएम आप एक ही हार्डवेयर पे लॉन्च करोगे और हार्डवेयर अगर करप्ट हो गया तो एक साथ आपकी दोनों वीएम डाउन हो जाएगी। तो जहां पे हम हाई अवेलेबिलिटी एचए सोल्यूशन बनाते हैं, एक्टिव स्टैंड बाय, तो हम हमेशा स्टैंड बाय को फिजिकल हार्डवेयर पे अलग कर देते हैं। अब देखो, ओपन स्टैक में आपको ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको शायद किसी और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिले, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर आपके अपने कंट्रोल में है। तो आपको पता है कि आप बोल सकते हो कि ठीक है कि एक वीएम यहाँ पे है तो दूसरी वीएम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सर्वर ग्रुप। फिर होता है आपका सिक्योरिटी की। ये बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पैम फाइल्स होती हैं। अब क्या होता है कि आज की डेट में जितनी भी वीएम्स होती है ना, क्लाउड इमेजेस होती हैं, सिक्योरिटी के लिए जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उन इमेजेस के अंदर पासवर्ड नहीं डालते हैं, ठीक है। और अगर वो पासवर्ड डालते भी हैं तो भी आपके वीएम पे जो लॉगिन होता है, वो जब ओपन स्टैक भी लॉगिन करता है वीएम के अंदर, या कोई भी लॉगिन करता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका की बेस्ड लॉगिन रखा जाता है, सर्टिफिकेट की, ठीक है, तो की बेस्ड लॉगिन। अब ये इसका फायदा नुकसान क्या है कि देखो, पासवर्ड अगर फिक्स है तो कोई भी होस्ट, मान लो डेवलपर है, उसको पता है पासवर्ड, कल को उसको पता है कि किस कस्टमर के एनवायरनमेंट में कहाँ इमेज डिप्लॉय हुए, तो वो कहीं से भी हैक कर सकता है। या किसी को भी पासवर्ड पता चल जाए तो वो हैकिंग प्रोन हो जाता है। इसलिए
हमेशा जो है वो सिक्योरिटी की बेस्ड लॉगिन होता है। सिक्योरिटी की में क्या होता है कि आप एक टाइम फाइल जनरेट करते हो, एक नया फ्रेश की जनरेट करोगे, या फिर आप एक कोई की को इंपोर्ट करोगे। आपके पास पहले से की पड़ी हुई है तो आप इसको इंपोर्ट करोगे। और जब आप अपनी वीएम लॉन्च करते हो तो ओपन स्टैक जो है, ओपन स्टैक मेक श्योर, ओपन स्टैक क्या करेगा, ये इंजेक्ट करेगा स्पैम की को आपके वीएम के अंदर। और ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड इनिट सर्विस। एक सर्विस होती है जो कि आपके इमेज के अंदर प्रेजेंट होती है पहले से ही। क्लाउड इनिट सर्विस मेक श्योर कि एक्सटर्नली कोई भी इसके ऊपर इंजेक्शन कर सकता है। क्या ये इंजेक्शन क्या करता है, ये आपका करता है पासवर्ड के लिए। ठीक है, पासवर्ड मतलब लॉगिन, नॉट एग्जैक्टली स्टैटिक पासवर्ड, मीन्स लॉगिन। फिर होता है आपका आईपी एलोकेशन, क्योंकि वीएम के अंदर आपकी इमेज में पहले से आईपी नहीं होती है। तो अगर आप डीएचसीपी सिलेक्ट करते हो तो ये यहाँ पे आपको आईपी के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए करता है, बट ये दोनों को मेन माना जाता है। तो ये क्लाउड इनिट सर्विस की हेल्प से होता है। तो ये पांचवी चीज होगी, सिक्योरिटी की हो गया, ठीक है, सर्वर ग्रुप हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, फ्लेवर हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो जरूरी होती है वो होता है आपका नेटवर्क। अब नेटवर्क देखो, डिवाइड किया है इन्होंने दो पार्ट में। एक होता है आपका नेटवर्किंग, कि आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपका क्या होता है, सबनेट, मतलब नेटवर्क प्लस सबनेट, कि आपको कौन सा नेटवर्क लेना है। ठीक है, इसके बाद होता है पोर्ट। अब पोर्ट क्या कहता है कि फिक्स आईपी। अब मान लो आप कहते हो कि मुझे तो अपने वीएम को एक फिक्स आईपी देनी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी आईपी बार बार चेंज हो, तो उसके लिए आप एक पोर्ट क्रिएट करते हो। तो पोर्ट बेसिकली एक फिक्स आईपी होता है जो कि आपके नेटवर्क से बन के आता है। तो आप नेटवर्क सिलेक्ट करते हो और उसके बाद उसमें से पोर्ट सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा आईपी देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके, अगर इस केस में ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ओपन स्टैक के पास एक फ्रीडम होती है कि वो अपने हिसाब से आईपी एलोकेशन कर सकता है। आईपी एलोकेशन, अब आईपी एलोकेशन जो है वो देखो दो तरीके से होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि डीएचसीपी। इसमें क्या होगा कि आपको पता है फिक्स आईपी कि मुझे क्या आईपी चाहिए, आपने वो फिक्स आईपी असाइन कर दी। इसमें क्या होता है, रैंडम कोई भी आईपी मिल जाती है, रैंडम आईपी। जैसे आप अपना लैपटॉप कंपनी के एनवायरनमेंट में कनेक्ट करते हो तो उस टाइम पे डीएचसीपी सर्वर आपको जो आईपी देता है आपके लैपटॉप को मिल जाता है। फिक्स में क्या होता है कि आपके लैपटॉप में एक आईपी फिक्स कर दी जाती है, वो आपको हमेशा बार बार वही सेम आईपी आएगी। तो ये एलोकेशन होता है कि किस तरीके से आप करते हो। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सारी चीजें आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको कुछ ऑप्शनल चीजें आती हैं। ऑप्शनल क्या आता है, जैसे कि पोस्ट वीएम कोई आपको स्क्रिप्ट चलानी है, पोस्ट इंस्टॉलेशन मान लो मुझे कुछ करना है, स्क्रिप्ट चलानी है, फॉर एग्जाम्पल वीएम पे लॉगिन करके कुछ मैसेजेस प्रिंट कराने हैं या कुछ भी, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, पोस्ट लॉन्च स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कस्टमाइज करना है कर्नल को, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। पर ये जो चीजें है ना, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। एक मिनट में यहाँ पे टिक नहीं मारता, मैं आपको बता देता हूँ मैंडेटरी क्या है। तो देखो, और साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि कौन सी सर्विस किस कंपोनेंट से रिलेटेड है। ये जो हम बात कर रहे हैं इमेज की, ये किससे रिलेटेड है, ग्लैंस से। ये जो मैं बात कर रहा हूँ फ्लेवर की, फ्लेवर किससे रिलेटेड है, फ्लेवर रिलेटेड है आपके नोवा से, नोवा से। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप भी जो है वो नोवा से रिलेटेड है। ये जो यहाँ पे सर्वर ग्रुप है, ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपका क्या कहते हैं, ये भी नोवा का ही पार्ट है। फिर जो ये आपका सिक्योरिटी की है, ये किस में आता है, ये आपका ध्यान करने दो, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में बताता हूँ। नेटवर्किंग जो है वो आपको पता ही है, न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, न्यूट्रॉन से। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट कस्टमाइज ये सब जो है वो, ये सब नोवा के अगेन पार्ट है, ये सब नोवा में ही है। ठीक है, अब ये मैं जो क्लासीफाई कर रहा हूँ ना, मैं किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा हूँ, देखो इमेज ग्लैंस में जाता है। फ्लेवर जब आप क्रिएट करते हो तो फ्लेवर क्या बताया मैंने आपको कि बूट का टेम्पलेट है, तो जब बूट का टेम्पलेट है तो ये तो नोवा का ही पार्ट होगा। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, बेसिकली फायरवॉल इनकमिंग एंड आउटगोइंग।
तो सिक्योरिटी ग्रुप, आई थिंक माय मिस्टेक, ये न्यूट्रॉन का पार्ट है, ये न्यूट्रॉन का पार्ट है, ठीक है। फिर आपका ये जो नेटवर्किंग मैंने जो बताया यहाँ पे, देखो ये जो नेटवर्किंग आप करते हो, आईपी पोर्ट, ये सब आपका नेट न्यूट्रॉन का पार्ट है। सिक्योरिटी की कहाँ होती है वीएम के अंदर, तो ये आपका नोवा का पार्ट है, ये नोवा का पार्ट है। इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं वीएम को लॉन्च करने के, लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है जो आपको समझना जरूरी है, वो क्या है, उसे हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी क्लाउड के अंदर। किसी भी आप क्लाउड में जाते हो, ठीक है, पब्लिक जाओ मतलब एडब्ल्यूएस पे जाओ, चाहे आप ओपन स्टैक पे जाओ, या किसी भी प्रोवाइडर पे जाओगे, किसी पे भी, या ओसी ओरेकल पे चले जाओ, ओसीआई पे चले जाओ, गूगल का भी जो है जीसीपी, ठीक है, किसी पे भी जाओगे तो आपको एक अवेलेबिलिटी जोन जरूर मिलता है। अवेलेबिलिटी जोन क्या कहता है, अवेलेबिलिटी जोन बेसिकली ये कहता है कि आपके जो डेटा सेंटर है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, अवेलेबिलिटी जोन में। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि एक आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। कि मुझे मान लो कि रिसोर्सेज है मेरी, यहाँ पे मेरे सर्वर है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे मान लो स्विच हो गया, स्टोरेज हो गया, सब कुछ सारे रिसोर्सेज, तो इनको मैंने एक जोन दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया जोन 1। ऐसे इसी डेटा सेंटर में जो बाकी के रिसोर्सेज थे, जैसे मान लो सर्वर हो गया 4 5 एंड 6, और इसके स्टोरेज मान लो, इन सबको मैंने जोनिंग कर दी, तो इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने नाम दे दिया जोन 2। अब जोन 2 में, अब अगर मान लो जब हम वीएम्स डिप्लॉय करते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होता है किस जोन में आपको वीएम को लॉन्च करना है। मतलब आपको अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपकी सारी जो डिप्लॉयमेंट्स है वो इस एरिया में रहेगी, और अगर आप इस जोन को सिलेक्ट करोगे तो आपकी सारी डिप्लॉयमेंट इस एरिया में रहेगी। मतलब ये एक फिजिकल सेपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, और दोनों सेम ओपन स्टैक यूज कर रहे हैं, और वो एक दूसरे से सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अवेलेबिलिटी जोन को अलग कर देंगे। इससे क्या होगा कि कंपनी ए के जितने भी डेटा सेंटर, मान लो जो एप्लीकेशंस हैं, जो भी वीएम्स लॉन्च हो रही है, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सब कुछ वो अलग हो जाएगा, और इसका जो अवेलेबिलिटी जोन अलग होने से इसका सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। तो सेम डेटा सेंटर में, अगर आप इसको देखो तो सेम डेटा सेंटर के ऊपर, सेम ओपन स्टैक डेटा सेंटर, इसके ऊपर आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन चला के आइसोलेट कर सकते हो रिसोर्सेज को, जिससे कि आपस में एक दूसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये बात क्लियर है। और वीएम लॉन्च करने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, प्री रिक्विजिट। ये सब जब आप कर लेते हो तब आप फाइनली, अच्छा बता देता हूँ लॉन्च कैसे करते हो, 2 मिनट का काम है वो ही बता देता हूँ। तो वो वीएम लॉन्च करने के लिए आप सबसे पहले गुई में गए, ठीक है, गुई कनेक्ट किया आपने, अकाउंट अपना लॉगिन किया, अकाउंट लॉगिन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, प्री रिक्विजिट आपने कंप्लीट किया, जो जो बताया था वो सारी चीजें आपने बना ली। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, लॉन्च करते हो। तो यहाँ पे आप जाते हो नोवा के अंदर, नोवा में यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है इंस्टेंस लॉन्च का, इंस्टेंस लॉन्च का। यहाँ पे आपको एक मेन्यू खुलता है, उस मेन्यू में आप ये सारे, ये बेसिकली एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, ठीक है, सारी चीजें फिल करोगे, इंस्टेंस वगैरह, अवेलेबिलिटी जोन, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। देन फाइनली एक ऑप्शन होता है यहाँ पे लॉन्च। जब आप यहाँ पे लॉन्च सिलेक्ट करते हो तो ये बैकएंड में फिर एक वीएम को स्टार्ट कर देता है, जो भी आप इसको पैरामीटर्स देते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये बैकएंड में क्या करता है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ से आप अपना वीएम लॉन्च करते हो फ्रॉम जीयूआई। तो ये मैंने आपको बताया गुई से वीएम लॉन्च करना। अगर आपको सीएलआई से वीएम लॉन्च करना है, सीएलआई से, तो आप क्या करोगे, आप कनेक्ट करोगे, पहले ओपन स्टैक क्लाइंट पे जाओगे, ओपन स्टैक क्लाइंट, ठीक है। इस ओपन स्टैक क्लाइंट में, इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ से आप
सेम प्री रिक्विजिट फॉलो करते हो। प्री रिक्विजिट मतलब आप सारी चीजें क्रिएट करते हो। क्रिएट ऑल पैरामीटर्स, जो कि मैंने आपको बताया था, फ्लेवर से लेके नेटवर्क से लेके पोर्ट से लेके सब कुछ, सारी चीजें आप सिक्योरिटी ग्रुप, सर्वर ग्रुप, सिक्योरिटी की, सब कुछ आप क्रिएट करते हो। देन आप क्या करते हो, सर्वर क्रिएट करते हो। सर्वर क्रिएट, और सर्वर क्रिएट क्या होता है, एक कमांड होती है ओपन स्टैक सर्वर क्रिएट, और इसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा पैरामीटर्स फिल होता है, जिसमें आप फ्लेवर सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आप उसका ग्लैंस का सोर्स सिलेक्ट करोगे, इमेज का नाम, फिर आप उसमें नेटवर्क सिलेक्ट करोगे, सबनेट सिलेक्ट करोगे, एंटी एफिनिटी के लिए सिलेक्ट करोगे कि आपकी सर्वर ग्रुप क्या है, सिक्योरिटी की सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करते हो, और यहाँ पे आप लास्ट में लिखते हो सर्वर का नाम, यहाँ पे सर्वर नेम, और इसके बाद आपका यहाँ पे एक सर्वर लॉन्च हो जाता है। फिर जब आप चेक करोगे सर्वर लिस्ट में तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो एक चीज और बता देता हूँ, ओपन स्टैक जो क्लाइंट होता है, उसमें जो पहला कमांड है ओपन स्टैक, ये फिक्स है। इसके बाद आता है आपका सर्विस नेम, सर्विस नेम, ठीक है, फिर उसके बाद आता है उसका ऑपरेशन। सर्विस में आपका हो सकता है क्या, सर्वर नोवा, सॉरी नोवा ही सेंड वही है, सर्वर हो गया, सेंडर ग्लांस, ग्लांस को इमेज बोलते हैं तो ओपन स्टैक इमेज लिस्ट बोल सकते हो आप। नेटवर्क, अब नेटवर्क के ना बहुत सारे वो होते हैं, इसके अंदर नेटवर्क होता है, सबनेट होता है, पोर्ट होता है, फिर सिक्योरिटी की, सर्वर ग्रुप, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब लिस्ट, डिलीट, ऐड, ठीक है, गेट, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो प्रोजेक्ट में ये तो कॉमन हो गया, ये सर्विसेज हो गई आपकी, और यहाँ पे आपके ऑपरेशंस हो गए कि आपको क्या ऑपरेशन करना है। तो इस तरीके से आपका ये कॉमन फ्रेमवर्क बन गया। ओपन स्टैक क्लाइंट एक बहुत अच्छा यूजफुल टूल है, जो कि आपको इंटरेक्शन जो ओपन स्टैक के साथ वो बहुत आसान कर देता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। कल मैं आपको नोवा का कॉल फ्लो बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर नहीं है तो फिर क्लास को खत्म नहीं करते है, हैं। नहीं है, ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं और फिर कल हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कृष्णा भाई कल सैटरडे है, कल लेना है क्या कल? चलो मंडे कर लेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, ओके ठीक जी, है, ओके। मंडे 7 बाय। बजे। ओके, ओके जी, चलो ओके, ओके। थैंक यू, ठीक है, बाय। चलो ओके भाई, बाय बाय।